इन सप्तऋषियों को देखिए, सभी जटाधारी दर्शाए गए हैं। इतना ही नहीं, सभी देवी देवताओं की शोभा उनके लंबे केशों से दर्शाई जाती है। अति प्राचीन समय में गुरु और शिष्य दोनों केशधारी हैं। दुनिया को सत्य और अहिंसा का पाठ पढ़ाने वाले महावीर और बुद्ध के केश भी उनके सिर पर सलीके से बंधे ही दर्शाए जाते हैं। तब ये लोग कौन थे जो मुंडे सिर रखते थे, तरह तरह की शिखाएं रखते थे, जबकि हमारे वैदिक ऋषि मुनियों का वेश वैसा नहीं था। यहाँ तक कि हमारी सिंधु और सरस्वती सभ्यताओं में भी मुंडे सिर और शिखाधारी लोगों के साक्ष्य नहीं मिलते। उत्खनन में प्राप्त हुई इन आवक्ष सिंधु सभ्यता की प्रतिमाओं को ध्यान से देखिए। यह पहली प्रतिमा सिंधु सभ्यता के एक कुलीन युवा की है। इसके केश सलीके से सिर पर बंधे हैं। ठीक ऐसे ही बंधे केश हमें महावीर और बुद्ध की प्रतिमाओं में भी दिखते हैं, वैदिक ऋषिमुनियों में दिखते हैं। यह दूसरी प्रतिमा सिंधु सभ्यता के किसी धर्म प्रमुख की मानी जाती है। इसके केश बड़े सलीके से पीछे को कढ़े हैं। ऐसे तेल चुपड़े और पीछे की ओर कढ़े बाल आज भी भारतीय रखते हैं। 20,000 साल बाद भी भारतीय समाज में केश विन्यास की यह परंपरा कायम है। तब यह सिर मुंडवाने और शिखा रखने की परंपरा कहां से आई? इसके संकेत हमें भारतीय ग्रंथों के अलावा मेगास्थनीज की किताब टा इंडिका में भी मिलते हैं। पहले भारतीय ग्रंथों की बात। चूड़ाकर्म या मुंडन संस्कार के बारे में मनुस्मृति के दूसरे अध्याय के 35वें श्लोक में उल्लेख है। द्विज जातियों से कहा गया है कि वे बालक का चूड़ाकर्म पहले या तीसरे वर्ष में करें, यह वेद की आज्ञा है। मगर यह अलग बात है कि सबसे प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद में ऐसी किसी आज्ञा का उल्लेख नहीं मिलता। भगवान बुद्ध के साथ चित्र में उनके सन्यासी भी मुंडे सिर दिखते हैं, यानी ईसा से 4 सदी पहले। दूसरी सदी शुरू होते होते और स्पष्ट साक्ष्य मिलते हैं। महर्षि चरक का विचार है कि केश, श्मश्रु एवं नखों को काटने तथा प्रसाधन से पौष्टिकता, बल, आयु, शुचिता और सौंदर्य में वृद्धि होती है। 17वीं सदी आते आते मुंडन से आगे बढ़कर शिखाओं की संख्या भी तय की जाने लगी। क्या आप जानते हैं कि किस गोत्र के व्यक्ति को अपने मुंडे सिर पर कितनी शिखाएं रखनी चाहिए? यह भी तय किया गया। बनारस के विद्वान मित्र मिश्र ने 1605 से 1627 ईस्वी के बीच ग्रंथ लिखा, वीरमित्रोदय। इसमें यह उल्लेख है। मित्र मिश्र वीरमित्रोदय में लिखते हैं कि वशिष्ठ गोत्री लोग सिर के मध्य एक शिखा, अत्रि एवं कश्यप के वंशज सिर के दोनों ओर 2 शिखा तथा अंग्रिस गोत्रानुयायी लोग 5 शिखाएं रखते थे। भृगु के वंशज कोई शिखा नहीं रखते थे। वह यह भी कहते हैं कि दक्षिण के ब्राह्मण आज भी इस परंपरा का पालन करते हैं। भारत में सिर मूंडने की परंपरा कैसे शुरू हुई, इसके बारे में मेगास्थनीज कुछ अलग संकेत देते हैं। प्राचीन भारत के सभी सम्मानित लोग बड़े केश वाले हैं, इसलिए मेगास्थनीज का तर्क भी काफी हद तक विश्वसनीय लगता है। आइए देखते हैं मेगास्थनीज ने क्या कहा है। यदि कोई किसी बड़े जघन्य अपराध का दोषी होता है तो राजा उसके बालों को मुंडवा देने की आज्ञा देता है, क्योंकि यह दंड अत्यंत ही निंद्य है। सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में 5 साल तक सिकंदर के सेनापति सिल्यूकस के दूत रहे मेगास्थनीज ने अपनी किताब टा इंडिका में भारत के संदर्भ में यह बात लिखी है। प्राचीन भारत के संदर्भ में यह बहुत महत्वपूर्ण उल्लेख है जो कि मेगास्थनीज ने किया है। इससे एक सवाल यह खड़ा होता है कि जब कालांतर में सिर मुंडे अपराधियों की संख्या बढ़ गई तो उन्होंने क्या किया? क्या इन अपराधियों ने अपना सम्मान बहाल करने और समाज में फिर से खुद को स्वीकार्य बनाने के लिए एकजुट होकर कुछ नए प्रपंच रचे?
कालांतर में कुछ राजाओं को अपने वाक्चातुर्य से रिझाकर नए रीति रिवाज चलाए। क्या इन्हीं मुंडे सिर वालों ने भारतीय समाज में जाति प्रथा शुरू की और खुद समाज के शिखर पर बैठ गए? क्या इन्हीं लोगों ने मुंडन, जिसे पहले निंद्य माना जाता था, को एक अनिवार्य धार्मिक संस्कार के रूप में स्थापित कर दिया? बचपन में ही बच्चों के सिर मुंडवाए जाने लगे। इस तरह सिर मुंडाना, जिसे पहले सजा माना जाता था, उसे इन्होंने अपने प्रभाव से एक सामाजिक उत्सव में तब्दील कर दिया। दूसरी ओर ईसा से 3000 साल पूर्व से 300 साल पूर्व तक मेसोपोटामिया सभ्यता के वे लोग जो टिग्रिस नदी से यूफ्रेटिस नदी के बीच के इलाके में रहते थे, मुंडन परंपरा वाले थे। इस समुदाय के पुरुषों के सिर मुंडे रहते थे, जबकि स्त्रियां लंबे बाल रखती थीं। स्त्रियां बालों को सिर के ठीक ऊपर बांध कर रखती थीं। वे अपने बालों को पगड़ी या कपड़े से ढककर भी रखती थीं। मेसोपोटामिया सभ्यता से लोगों का भारतीय क्षेत्र में आना जाना था। मेसोपोटामिया और सिंधु सभ्यता के बीच आपसी व्यापारिक संबंधों के अनेक साक्ष्य मिलते हैं। तो क्या मेसोपोटामिया से आए मुंडे सिर वाले चतुर लोगों ने भारतीयों पर अपना प्रभाव छोड़ा? क्या गौरवर्ण मुंडे सिर वाले असीरियन और मेसोपोटामियन लोगों के रूप सौंदर्य से भारतीय इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने देखा देखी मुंडन को फैशन की तरह अपना लिया? या इसके पीछे और भी कारक थे? जबकि उस समय तक भारतीय समाज में मुंडा सिर राजा से मिले दंड और तिरस्कार का प्रतीक था। भारतीय तब केश और जटा वाले थे। क्या अहिंसा और दया को धर्म मानने वाले बुद्ध ने समाज से तिरस्कृत और दंडित मुंडे सिर वाले लोगों को सबसे पहले अपनाया? उन्हें भिक्षु सन्यासी बनाकर न सिर्फ समाज की स्वीकृति दिलाई, बल्कि एक सम्मानित दर्जा भी दिया। इस तरह अन्य धर्मों में भी मुंडे सिर वालों का आत्मविश्वास बढ़ा और वे समाज के शिखर पर आ गए। तो आज दिल्ली देश में इतना ही। जल्दी ही अगली कड़ी में कुछ और सवालों, तथ्यों और जानकारी के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर लें। वीडियो को लाइक करें, मित्रों के साथ लिंक शेयर करें, बेल आइकन को दबाएं।